अब हम अलग अलग माध्यमों की बात करेंगे कि कौन सी किरण किस माध्यम में जाएगी तो पास आएगी, दूर हटेगी, क्या होगा। तो कल तक तो मैंने बता दिया था एक जल का उदाहरण लेकर के। ये वाला क्या था, जो दो माध्यमों को अलग कर रहा था, वो था अपवर्तक पृष्ठ। मैंने बड़ा अच्छा उदाहरण लिया था मियाँ बीवी का, जिसमें मैंने समझाया था आपके लिए कि दिशा क्यों बदली गई है। ठीक है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसी होती है, अलग अलग होती है। एक माध्यम था विरल और दूसरा माध्यम क्या था, सघन। यहाँ से प्रकाश किरण आई थी, ये सघन माध्यम है। यहाँ पर मैंने अभिलंब डाला था, जो किरण आई थी उसे नाम दे रहे थे हम आपतित किरण। क्या नाम दे रहे थे, आपतित किरण। और जो किरण निकल रही थी, जाना तो सीधा चाहिए था, मगर सीधा ना जा करके उसने अपनी दिशा को क्या कर दिया, परिवर्तित, और इसे हम नाम क्या दे रहे थे, अपवर्तित किरण। क्या नाम दे रहे थे, अपवर्तित किरण। ठीक है, जो कोण बन रहा था अभिलंब और आपतित किरण के बीच, इसे नाम दे रहे थे आई, और जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा था, इसे नाम दे रहे थे आर। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जाना सीधा चाहिए था, दूसरी तरफ चलेगी। ठीक है, तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह आपके लिए तारों के टिमटिमाने में बताएंगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्षितिज से नीचे ऊपर तारे आभासी रूप से क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, सूरज सूर्योदय के समय क्षितिज से ऊपर क्यों दिखाई देता है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अगर ये विरल से सघन में जा रही है, तो आपने देखा अभिलंब की तरफ झुक गई, तो एक नियम ये होगा पहला वाला, कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब ये था, इस तरफ क्या हो गया, झुक गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये भी होगी, मान लो यहाँ पर माध्यम कैसा हो गया, सघन, और यहाँ पर कैसा हो गया, विरल। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में जाती है, अरे उल्टा कर दो अब इसका, बिल्कुल भाई, अब सघन से विरल में कर दो, एरो उस तरफ बना दो। जब उस तरफ बनाओगे तो जाना सीधा चाहिए था, अभिलंब से कहाँ हट जाएगी, दूर। जब कोई सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम, दो नियम। अब परावर्तन के भी दो नियम थे, इसके भी दो नियम होंगे। कौन कौन सा, पहला नियम होगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु। पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सब एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में है। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, पहला नियम तो बता दिया मैंने, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण भैयार है उसकी ज्या का अनुपात, अनुपात का मतलब बटे। ठीक है, एक क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहाँ पर ज्या की जगह पर देखो, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉज,
टेन, कॉट, सेक और कोसेक। बेसिकली 3 होते हैं, ठीक है। साइन को उल्टा कर दो कोसेक बन जाएगा, कॉस को उल्टा कर दो सेक बन जाएगा, टेन को उल्टा कर दो कॉट बन जाएगा। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक हमारे पास ये, अगर हम चाहें तो इसके आगे कोई एंगल भी लगा सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और बच्चे ये भी पूछते हैं इनका यूज क्या है क्या नहीं है, आज तक इनका यूज नहीं हुआ है। अगर पढ़ोगे ध्यान से तो इनका बहुत यूज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग वगैरह में या फिर मैथमेटिकली जो आगे पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा यूज है, हमारी रियल लाइफ में भी इसका बहुत यूज है, ठीक। अभी उस मुद्दे पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यूज इसका करती हैं मम्मी, ठीक है। कैसे करके, साइन थीटा कॉस थीटा तुम पढ़ रहे हो, साइन थीटा कॉस थीटा नास पीटा हैजा पीटा, ठीक है, वो सारा का सारा वो कहती हैं। तो बहरहाल तो साइन थीटा क्या है हमारे पास, साइन को हिंदी में हम कहते हैं जया, क्या कहते हैं, जया। कॉस को कहते हैं कोजया, ठीक है। टेन को कहते हैं स्पर्श जया। तो साइन को हम क्या कह रहे हैं, जया, कॉस को क्या कह रहे हैं, कोजया, टेन को क्या कह रहे हैं, स्पर्श जया। तो मैंने क्या बताया कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे एन से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, एन से, ठीक। अब आप एक माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को जब भी नापेंगे तो किसी दूसरे माध्यम के रिस्पेक्ट में ही नापेंगे, सापेक्ष में ही नापेंगे, ठीक है। अब आप अगर दूसरे माध्यम के सापेक्ष में, दूसरे माध्यम के रिस्पेक्ट में इसे नापना चाहोगे तो बड़ी अच्छी बात है, आप 1n2 लिख दो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, आप 2n1 लिख दो, ठीक है। अगर आप नहीं नापते हैं किसी के सापेक्ष में, केवल आपको कांच से गुजारना है, गिलास से कांच से गुजारना है, तब भी हम इसे काय के सापेक्ष कंसीडर करेंगे, एयर के। जैसे किसी के सापेक्ष नहीं नापोगे, उसे काय के रिस्पेक्ट में नापोगे, एयर के रिस्पेक्ट में नापोगे, ठीक है, वायु के सापेक्ष। तो बहरहाल आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक का मतलब होगा नियत, जो कभी बदले ना। अगर तुमने किसी चीज़ की नियत कर ली तो तुम उस पर अडिग रहो, बिल्कुल, ठीक है। तो नियत का मतलब है जो कभी बदले ना, कांस्टेंट जिसे कहते हैं। एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और ये हर माध्यम का उसके लिए फिक्स होता है, बदलता नहीं है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये सापेक्ष क्या है, क्या होगा क्या नहीं, इसके बारे में सब मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे इसके आगे देखूं, अगर अभी हम माध्यमों की इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन आई साइन आर बराबर होगा, मैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का मान ले रहा हूँ, 1n2। तो इसे 1n2 को मैं लिख सकता हूँ n2/n1। क्या लिख सकते हैं, n2/n1, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं b1/b2, ठीक है। तो अगर हम पूरा फॉर्मूला देखें तो ये बनेगा जाकर के। स्नेल का नियम हमसे क्या कहता है, दो नियम होते हैं अपवर्तन के। पहला नियम क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब सब एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिससे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं 1n2 लिख दूँ चाहे एन लिख दूँ, एक ही बात है, ठीक है। एन लिख दें आप, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1n2 हो गया। अगर हम इसे आगे सॉल्व करने आएंगे तो 1n2 को मैं लिख सकता हूँ n2/n1, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। फिर वही बात कि भैया दूसरे माध्यम का है ये, अभी तो बताया था कि किसी के सापेक्ष में ही नापेंगे। हाँ, अगर कुछ नहीं भी लगा हुआ है तब भी यहाँ पर क्या लगाओगे, ए, ठीक है, वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर b1/b2। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पर उल्टा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, उल्टा हुआ है। इसके अगर अपवर्तनांक n1 है तो चाल कहाँ पहुँच गई है, ऊपर b1। इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर लॉजिकली मैं यहाँ से देखूँ n2/n1 बराबर b1/b2, ये क्या दोनों के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। इसका मतलब तो ये होगा, अगर मैं इसे बढ़ाऊं तो ये कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं इसे बढ़ाऊं तो ये कैसा हो जाएगा, कम। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वहां पर प्रकाश की चाल कम होगी, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वहां प्रकाश की चाल
ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे इसके